इस शानदार सफ़र पर बात करने के लिए हमारे साथ फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा जुड़ी हैं और उनसे बात करते हैं। और देवीना जी ने एक ब्लॉग भी लिखा है आज एक न्यूज़पेपर में, जिसको पढ़ने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप आइए बात करिए, कि हम सिर्फ बीएससी की बात नहीं करेंगे। आजकल जो एक्सचेंजेस में इतनी ज़्यादा एक फ्लरी चल रही है और एक क्रेज़ चल रहा है, उस पर भी बात करेंगे। देवीना जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, जो मुंबई से अवगत हैं वो जानते हैं कि बीएससी की शुरुआत एक्चुअली हुई थी वो हॉर्निमान सर्कल पर, और उसके बाद वो ट्रांजिशन हुआ था। आप कितने करीब से जुड़ी रही बीएससी की इस जर्नी के साथ? गुड आफ्टरनून अनुज। आपने बोला, और चूंकि ये एक तरह से मेरे कर्म भूमि से रिलेटेड चीज थी, जहां से मेरा सफर एज अ बिजनेस पर्सन शुरू हुआ था, मैं इसलिए ना नहीं बोल पाई। तो मेरा भी जो एसोसिएशन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, अब तो 30 साल से अधिक हो गए हैं। फाइनली मुझे मेंबरशिप मिलते मिलते मेरे ख्याल 1994 का शुरू था। और उस समय कितनी चीजें अलग थी, मैं उससे यही बताऊं कि उस समय को हम ये भी नहीं कर सकते थे कि कॉरपोरेट मेंबरशिप रखें, वो अलाउड नहीं था। सो आपको अ, खाली प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप अलाउड थे एज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मेंबर्स। और उसके पीछे सोच ये थी कि कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी होती है और ब्रोकर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होनी चाहिए। तो इस कारण तो कितना कुछ बदला है जब से मैं भी जुड़ी हूँ इसके साथ। और जो आप बोल रहे हैं बरगद के पेड़ के नीचे शुरुआत थी, वो 1875 से भी पहले की थी। वो उससे भी मेरे ख्याल लगभग 10 साल पहले शुरू हुई थी। तो 1875 में तो वो फॉर्मल एसोसिएशन बना था, और जहाँ से आप एशिया की सबसे पुरानी एक्सचेंज है, पूरे विश्व में भी 10 सबसे पुरानी एक्सचेंजेस में है बीएसई। सो बहुत लंबा इतिहास है। और जिस बारे में मैंने ऑफ कोर्स लिखा है आज, वो है कि बहुत कुछ बदला है। फ्रॉम वो फिजिकल ट्रांजैक्शन और ट्रेडिंग रिंग और सिग्नेचर नहीं मैच करते शेयर सर्टिफिकेट में, वहां से अब तक। लेकिन बहुत कुछ नहीं भी बदला है। ये 150 सालों में क्या, जब से स्टॉक एक्सचेंज की विश्व में ही मॉडर्न युग में शुरुआत हुई है, जो 17वीं शताब्दी में, तब से लेकर भी बहुत कुछ नहीं भी बदला है। तो ये सबसे मजेदार बात तो ये है। बिल्कुल। जो एक चीज़ नहीं बदली हो तो खैर वो बीएससी की बिल्डिंग। बाय द वे, एक बार जरा मैं सिर्फ एक डिटूर ले रहा हूँ, एक बार सिर्फ मार्केट देख लेते हैं। देवेना जी, आ रहा हूँ आपके पास वापस। एक बार निफ्टी का इंटरडे लेकर आइए और एक बार रिलायंस का इंटरडे लेकर आइए। मैं बताता हूँ क्या हुआ है यहाँ पर। निफ्टी डे लो पर आया और उसका कारण बना रिलायंस। रिलायंस में एकदम से कोलैप्स आया। रॉयटर्स पर एक खबर आई कि जियो का आईपीओ इस साल नहीं आएगा, और उस वजह से ये स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आई, जिसकी वजह से मार्केट में आप ये मूव देख रहे हैं। देवीना जी, दो सवाल पूछना चाहूँगा। पहले तो वो बीएससी का कार्ड है क्या आपके पास अभी भी? और दूसरा, आपने रिंग में ट्रेडिंग की थी क्या? बीएसई का कार्ड तो अब, हाँ, अब बाद में वो कॉर्पोरेट कार्ड बन गया, तो अब वो फर्स्ट ग्लोबल के नाम से है। जो पुरानी रिपोर्ट्स हैं उसमें आप नीचे देखें तो मेंबर मेसर देवीना मेहरा है। जैसे वो फेमस एचडीएफसी बैंक की रिपोर्ट है 1996 की, उसमें नीचे देवीना मेहरा ही है। उसके बाद वो कॉर्पोरेट मेंबरशिप बन गई, तो मेंबरशिप तो है ही अभी तक। और रिंग में गए जरूर थे, और लेकिन एक्चुअल ट्रेडिंग तो मैंने नहीं की। वैसे भी मैंने बोला 1994 में ये मुझे मेंबरशिप मिली। 95 तक कंप्यूटराइज हो गया था, जो शुरुआती बोल्ट सिस्टम कहलाता था वो शुरू हो गया था। तो पर गए तो थे कई बार रिंग में। और एक जो जिसको उस बारे में नहीं मालूम है, तो लगता था कि क्या एकदम क्योटिक जगह है, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन उसी में बाय सेल ट्रांजैक्शन सब होते थे और रिकॉर्ड होते थे। ये जरूर होता था कि अगर आप स्वयं मेंबर हैं, तो आप जो वो ब्लॉक कहलाता था, जो नोटबुक लेके जाते थे, उसका रंग लाल होता था। और अगर आपके एम्प्लॉय के सब ब्रोकर जा रहे हैं, तो उनकी उनके ब्लॉक का कलर ब्लू होता था। तो इसलिए पता लगता था कि कौन खुद मेंबर है और कौन किसी और मतलब मेंबर का एम्प्लॉय या सब ब्रोकर है। तो काफी सारी मैम आपने मजेदार चीजें होती थी। बिल्कुल, अच्छा मैम, आपने एक वाकई याद ताज़ा कर दी। मैं भी जब करियर की स्टार्ट की थी ब्रोकिंग हाउसेस में था, हम डिपॉजिटरी में काम करते थे उस वक्त।
सिग्नेचर मैच, सिग्नेचर मिसमैच एक बहुत बड़ा अगर आप देखें शाम को सरदर्द होता है, बहुत बड़ा सरदर्द होता है, यकीन मानिए। अच्छा, एक प्रश्न पूछूंगा, उसके दो भाग होंगे। आपका सबसे पसंदीदा पल या फिर अविस्मरणीय वो एक इंसिडेंट जो आपको अभी भी याद है, और दूसरा एक्सचेंजेस एज अ वेल्थ क्रिएटर, यहाँ से आगे चलते हुए कैसे देखती हैं आप? देखिए, बहुत कुछ बदला है। जैसा मैंने कहा कि शुरू में तो एक तो ये होता था कि जो ट्रेड हो रहा है वो भी फिजिकल रिंग में हो रहा है, और उसके बाद जो आपका सेटलमेंट है उसमें रात-रात भर अब और ये तो जब ट्रेडिंग कंप्यूटराइज़ हो गई उसके बाद भी वो सब कुछ तो फिजिकल ही था, तो कई रात-रात भर शेयर गिने जाते थे और लाल कपड़े में बांध के यहाँ से वहाँ ले जाए जाते थे। दूसरी बात ये रहती थी बड़ी इंटरेस्टिंग कि जिसे कहते थे वांदा पटाना, कि आपने जो ट्रेड रिकॉर्ड किए हैं, आपने रिकॉर्ड किए हैं और आपका जो काउंटर पार्टी है उसने रिकॉर्ड किए हैं, और उसमें कुछ ना कुछ तो कभी मिसमैच होता था। ये तो वैसे विस्मय की बात तो ये है कि मिसमैच इतने कम ट्रांज़ैक्शंस में होता था, क्योंकि लगता तो ऐसे था कि जैसे बहुत ज़्यादा मिसमैच होना चाहिए जिस तरह से ट्रेडिंग होती थी। तो एक आपके एम्प्लॉयी को ख़ास चीज़ जो मालूम होनी चाहिए थी, वो जो उस समय जितने भी 500 या 600 ब्रोकर थे, उनके ऑफ़िसेज़ कहाँ-कहाँ हैं। क्योंकि किसी को वहाँ जाके फिज़िकली आपका बाँधा आया है, किसी और ब्रोकर से, तो उसको वहाँ जाके फिज़िकली उससे नेगोशिएट करना पड़ेगा कि अब हम लोग क्या रिपोर्ट करें फाइनली एक्सचेंज को। तो ये एक की स्किल थी कि आपको और मतलब स्किल कहें या नॉलेज कहें कि कहाँ-कहाँ पर किस-किस ब्रोकर का ऑफ़िस है। और एक्सचेंजेस का ये तो आप थ्योरी में देखें तो ये रोल रहता ही है कि वो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए कैपिटल रेज़िंग मैकेनिज़्म है, वही स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन है और शुरू से वो रहा है। लेकिन शुरू से ये भी रहा है कि बहुत सारे लोग स्टॉक एक्सचेंज में पैसा कमाते हैं तो खोते भी हैं। कुछ आप कह सकते हैं लक के कारण, कुछ या किसी कोई बेवकूफ़ बनने को रेडी रहता है, कोई बेवकूफ़ी के काम करता है, तो ये सब चीज़ें भी आप 17वीं शताब्दी से जब से स्टॉक एक्सचेंजेस शुरू हुई, वहीं से ये सब भी बिल्कुल। चालू हो गया। जी मैम। देवीना मैम, वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। मैं अभी एक्सपीरियंस सुन रही थी आपका, वीरेंद्र जी का, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे सुनकर। सवाल बर्निंग टॉपिक पर है, हालांकि हम एक्सचेंज डिस्कस कर रहे हैं अभी। मुद्दा जेन स्ट्रीट का जिस तरीके से आया वो, और फिर बीएससी टूटा, उसके बाद एक बड़ा तबका है जो मान के चल रहा है कि कोई ख़ास असर देखने को नहीं मिलेगा। इस सब को आप कैसे देख रही हैं? क्या लग रहा है आपको अभी भी एज अ वेल्थ क्रिएटर हम एक्सचेंजेस पर बेट लगाएं? देखिए, एक चीज़ ये है कि एक्सचेंज खाली एक ट्रांज़ैक्शन की जगह नहीं है, वो एक तरह से फर्स्ट लेवल रेगुलेटर भी होता है। तो जब हम एक्सचेंजेस को लिस्ट करते हैं और उन पर वो सामान्य सामान्य कॉर्पोरेट की तरह ये प्रेशर है कि प्रॉफिट बढ़ता जाए, तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दोनों रोल में। एज़ अ लिस्टेड कंपनी और अबाउट टू बी लिस्टेड कंपनी, आप चाहेंगे ट्रांज़ैक्शन बढ़ते जाएँ बिकॉज़ उससे फीस मिलती है, और जो जेन स्ट्रीट जैसी चीज़ थी, वो एक्सचेंज के लेवल पे बहुत जल्दी नज़र आना चाहिए था ये पैटर्न। पर कुछ हद तक जैसे मैंने कहा ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि आप उस चीज़ पर ब्रेक लगा के अपने वॉल्यूम्स कम करना चाहेंगे या नहीं। ये बात तो तय है कि भारत में जिस तरह की डेरिवेटिव ट्रेडिंग हो रही थी, वो तो और पीक पे थी, पर कम होने के बावजूद भी हमारे आस-पास भी कोई नहीं है जो कैश और डेरिवेटिव मार्केट का रेशियो है, हम लोग से आधे पर भी कोई और बाज़ार नहीं है। तो अभी भी एक्टिविटी कुछ आप किसी भी मापदंड से देखें तो ज़रूरत से ज़्यादा है, लेकिन एक्सचेंज के लिए ये एक इश्यू हो जाता है कि आप प्रॉफिट के पीछे भागें या अपना रेगुलेशन पे ज़्यादा ध्यान दें। ऑलराइट, बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने देवीना मैम, और बिल्कुल आई थिंक डिप्लोमेटिकली आपने इस चीज़ को रखा कि इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे एक्सचेंजेस को शायद कहीं ना कहीं ये दिख रहा था या नहीं दिख रहा था, उसके बाद भी चीज़ें हो रही थी या नहीं हो रही थी, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट शायद वॉल्यूम पर है, इंटर्न वैल्यूएशन पर है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हमने सिर्फ आपको इस स्पेशल टॉपिक पर बात करने के लिए बुलाया था, मार्केट पर तो हम आपसे बात करते ही रहते हैं। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।